तो गाइज आज से लगभग 10 साल पहले इस वर्ल्ड में कुछ गेट्स खुलने लगती है जो कि दूसरे डायमेंशन से जुड़ी हुई है, जिसे हम डंजन गेट्स बोलते हैं। इसके दूसरी तरफ अजीबोगरीब मैजिकल मॉन्स्टर्स भरे पड़े हैं जिन पे मॉडर्न वेपन्स का कुछ भी असर नहीं होता। इनसे लड़ने के लिए कुछ लोगों ने अपने अंदर मैजिकल पावर्स अवेकन किए हैं जिन्हें हंटर्स कहा जाता है। इनकी मैजिकल एबिलिटीज के हिसाब से इन्हें अलग अलग रैंक्स दिया गया है, जिनमें एस रैंक सबसे ज्यादा ताकतवर है और ई रैंक को सबसे ज्यादा वीक माना जाता है। तो एनिमे की शुरुआत में हम 3 साल पहले के सीन को देखते हैं जहाँ एक नेवी ऑफिसर कहता है, कैप्टन हमें इन पे हमला करना चाहिए। इसका कोई फायदा नहीं, तुम जानते हो ना हमारे वेपन्स का इन पे कुछ असर नहीं होने वाला। इन्हें कोई हरा सकता है तो वह सिर्फ हंटर्स। इधर आइलैंड पे रेड एंट्स ने हंटर्स पे हमला कर दिया है, हमें इन्हें यहीं रोकना होगा। और ये हंटर्स एंट्स पे हमला कर देती है, लेकिन वो एंट्स इन पे भारी पड़ रही है। कोई फायदा नहीं, ये हम जैसे लो रैंक हंटर की बस की बात नहीं है। और तभी वहाँ एस रैंक के हंटर्स आके उन एंट्स को हरा देते हैं और उन्हें हील भी करते हैं। चलो शुक्र है भगवान का, एस रैंक के हंटर्स आ गए। और तभी वहाँ पे एक जाइंट व्हाइट एंट आ जाती है, लगता है ये इस झुंड का लीडर है। और वो दोनों एस रैंक के हंटर्स इसे आसानी से मार देते हैं। और तभी वो देखते हैं उनके पीछे व्हाइट एंट्स की आर्मी आ रही है और वो दोनों उन पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। इधर सिटी में हम चोय नाम के एक एस रैंक हंटर को देखते हैं। वो अपने फायर मैजिक से उन एंट्स पे हमला करता है और बाकी हंटर्स को अटैक के लिए ऑर्डर देता है। इधर प्रेजेंट में हमें एक जगह को दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ लोग एक डंजन रेड के लिए इकट्ठा हो रहे हैं। किम और पार्क भी उनमें से एक है। तभी हमारे मेन कैरेक्टर सुनजिन की वहाँ पे एंट्री होती है और उसे देखकर सभी लोग उसका स्वागत करते हैं। पार्क पूछता है, सब लोग इसका इस तरह से स्वागत क्यों कर रहे हैं? क्या ये लड़का बहुत ज्यादा ताकतवर है? अरे ये क्या बोल दिया तूने, असल में ये दुनिया का सबसे वीक हंटर है यार। ये तो ई रैंक मिशन में भी हॉस्पिटल पहुंच जाता है मेरे दोस्त। वैसे हमें धीरे बात करनी चाहिए वरना वो सुन लेगा। लेकिन सुनजिन ने उनकी सारी बातें सुन ली है और वो भी खुद को वीकेस्ट हंटर मानता है। तभी वो जूही से मिलता है। तुम्हें फिर से चोट लग गई ना, तुम अपना ध्यान रखना कब सीखोगे? हाँ, दरअसल वो एक ई रैंक डंजन था और किसी ने हीलर ले जाने के बारे में नहीं सोचा। सब कितने मतलबी हो गए हैं, किसी ने तुम्हारी मदद नहीं की। कोई बात नहीं, ये मेरी ही गलती है क्योंकि मैं सबसे ज्यादा कमजोर हूँ। उसके बाद सभी लोग रेड पर जाने के लिए तैयार खड़े हैं। वो मिस्टर सोन को अपना लीडर बनाते हैं, जिसके बाद सभी लोग डंजन में जाने लगते हैं। अरे हमारे पीछे ही रहना वरना फिर से हॉस्पिटल न जाना पड़ जाए। और इधर कोरियन हंटर एसोसिएशन का चेयरमैन अपने सेक्रेटरी को मीटिंग में हुई बातें बता रहा है। डंजन में मॉन्स्टर्स को मारने के बाद जो रिसोर्सेज मिलते हैं वो बहुत ही ज्यादा कीमती होते हैं। या तो ये मैजिकल वेपन्स होते हैं या फिर क्रिस्टल्स, और इन्हें ही बेचकर हंटर्स पैसे कमाते हैं। पर गवर्नमेंट इनसे एक न्यू एनर्जी सोर्स बनाना चाहते हैं जो न्यूक्लियर से भी ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करेगा और इससे पॉल्यूशन भी नहीं होगा। और इधर डंजन में हंटर्स और मॉन्स्टर्स लड़ रहे हैं। जिन्बू ने एक गॉब्लिन को मारकर एक क्रिस्टल को हासिल कर लिया है। तभी एक गॉब्लिन जिन्बू पर हमला करने लगता है। जिन्बू उस पर अटैक करता ही है कि उसका ब्लेड टूट जाता है। वो गॉब्लिन जिन्बू के पेट में तलवार घुसाकर उसे बुरी तरह से घायल कर देता है, लेकिन पार्क एन वस्त पे आके गॉब्लिन को मार देता है और जूही जिन्बू को हील करने लगती है। बॉस को मारने के बाद भी हंटर्स को कुछ ज्यादा लूट नहीं मिलता है और सभी लोग निराश हो गए हैं। उसके बाद एक बंदा उन्हें एक गुफा के बारे में बताता है और उन्हें लगता है कि ये डबल डंजन है क्योंकि बॉस को हराने के बाद भी डंजन का गेट क्लोज नहीं होता। मिस्टर सोन बोलते हैं, ऐसे सिचुएशंस में हमसे उम्मीद की जाती है कि हम हंटर एसोसिएशन के ऑर्डर्स का वेट करें। लेकिन किम और पार्क की जिद करने की वजह से मिस्टर सोन वोटिंग करते हैं, जिसमें 6 लोग डंजन में जाने के लिए रेडी हैं और 6 लोग नहीं। अब सिर्फ तुम बचे हो जिन्वू, क्या ख्याल है? जिन्वू सोचता है, मुझे ये अच्छे से पता है डी रैंक डंजन मेरे लिए कितना खतरनाक हो सकता है, लेकिन पापा के गायब होने के बाद मुझे पैसों की सख्त जरूरत है, मम्मी के इलाज के लिए भी और छोटी बहन की स्कूल फीस के लिए भी। हाँ, मुझे ये रिस्क लेना ही होगा। हाँ, मैं तैयार हूँ। और यहाँ पर हम हंटर सिलेक्शन सेंटर को देखते हैं जहाँ पर कैंडिडेट्स को एक ब्लैक बॉल को छूते ही उनकी पावर्स पता लग जाती है और उसके हिसाब से ही उन्हें रैंक्स मिलता है। हंटर एसोसिएशन को ज्वाइन करने के लिए उन्हें एक कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करना पड़ता है। दूसरी तरफ सिटी में 2 चोर एक लेडी के पर्स को चुरा कर भाग रहे हैं और तभी एक लड़की उनसे पर्स छीन लेती है। इसका नाम चाहिन है जो कि एक एस रैंक हंटर है। इसे देखकर सभी लोग उसे घेर लेते हैं, लेकिन वो उन्हें इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। और इधर डंजन में सभी लोग 40 मिनट से लगातार चलते जा रहे हैं, लेकिन उन्हें अभी तक कुछ भी नहीं मिला है। मुझे माफ करना जूही, क्योंकि मैंने अपना वोट हाँ में दिया। कहीं तुम मुझसे नाराज तो नहीं हो ना? नाराज? हाँ, अगर उस गॉब्लिन का हमला थोड़ा सा भी ऊपर लगता तो अब तक तुम मारे गए होते। तुम्हें पता भी है मैंने तुम्हें कितने मुश्किल से हील किया है। हाँ मुझे पता है, आई एम रियली सॉरी। सॉरी से काम नहीं चलेगा, तुम्हें मुझे बाहर खाने पर ले जाना पड़ेगा। तभी सभी को एक जाइंट गेट मिलता है और किम और मिस्टर सोन उसे खोलने के लिए आगे बढ़ते हैं। और इधर हंटर एसोसिएशन का चेयरमैन गो गिन ही एक कॉन्फ्रेंस के थ्रू नए हंटर से कहता है, हंटर एसोसिएशन में आप सभी का स्वागत है। आज से 10 साल पहले डंजन्स खुलना शुरू हुए थे, लेकिन आज भी इनके बारे में हम ज्यादा नहीं जानते। हंटर्स बनना यानी अपनी जान को जोखिम में डालना। हाँ, तो एक्सपीरियंस होने के बाद भी आपको लापरवाही नहीं करनी है। और यहाँ पर गेट खुलने के बाद सभी लोग अंदर आते हैं जहाँ पर बहुत सारी बड़ी बड़ी पुरानी स्टैचूज खड़ी होती है। ये स्टैचू बाकियों से काफी बड़ी है। तभी मिस्टर सोन जमीन पे कुछ पैटर्न नोटिस करते हैं और उधर एक स्कल्पचर पे एंशिएंट लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ है। कार्टिनन टेम्पल के कुछ नियम। हाँ, पहला नियम देवता का सम्मान करो। हाँ, दूसरा उसकी तारीफ
तारीफ करो, और तीसरा अपनी भक्ति को साबित करो, और जो भी ऐसा नहीं कर पाएगा वो मारा जाएगा। जिन्वो, मैंने अभी उस बड़े से स्टैचू के आंखों को हिलते हुए देखा। ये स्टैचू हमें देख रही है। तभी अचानक से वो गेट अपने आप ही बंद हो जाता है, जिसे देखकर सभी लोग डर जाते हैं। एक हंटर वहाँ से जाने के लिए आगे बढ़ता है। जैसे ही वो गेट को टच करता है तो एक स्टैचू उसे वहीं पे काट देता है। ये देखकर सभी लोग और भी ज्यादा घबरा जाते हैं। जिन्वो और जूही एक ही जगह पे फ्रीज हो गए हैं। क्या वो एक डी रैंक हंटर था ना? वो तो मुझसे काफी बेहतर था, लेकिन वो एक झटके में मारा गया। ये तो एक डी रैंक का डंजन है ना, तो इस तरह की चीजें यहाँ पर नहीं होनी चाहिए थी ना। जिन्वो अपने पीछे उस बड़े से स्टैचू को देखता है और अचानक से उसकी आंखें हिलने लगती है, और ये देखकर वो भी घबरा जाता है। इससे पहले भी जिन्वो मौत के मुंह से बाल बाल बचा है। वो अपनी पहली रेड में ही हॉस्पिटल पहुंच गया था, और एक डंजन में तो वो भूख प्यास से मरते मरते बचा था। ज्यादातर हंटर्स क्रिस्टल को हासिल करने के बाद अपने लिए न्यू वेपन्स खरीदते थे ताकि वो और भी ज्यादा मॉन्स्टर्स को मार सके, लेकिन सुनजिन सिर्फ एक ब्लेड को ही अफोर्ड कर सकता था, और वो भी टूट जाए तो उसे खाली हाथ ही लड़ना पड़ता था। लेकिन उससे उसकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स अच्छी हो गई है, और वो सभी को बैठने के लिए चिल्लाता है। तभी उस स्टैचू की आंखों से लेजर बीम्स निकलने लगता है और वहाँ तबाही मचा देता है। जिन्वो किसी तरह से खुद को और जूही को बचाता है। कोई अपनी जगह से मत हिलना, जैसे हो वैसे रहो। जूही बहुत ज्यादा डरी हुई है और जिन्वो उसे उठाने की कोशिश करता है। तुमने अगर सही समय पे बैठने के लिए नहीं बोला होता तो आज हम सब मारे जाते। लेकिन लेजर बीम से मिस्टर सॉन का एक हाथ कट चुका है और जिन्वो उस पे पट्टी बांधने लगता है। जूही एक बी रैंक हीलर है, लेकिन वो मिस्टर सॉन का हाथ हील नहीं कर सकती क्योंकि ऐसे सिचुएशंस को वो झेल नहीं पाती, इसलिए उसे डी रैंक या फिर ई रैंक का डंजन ही दिया जाता है। यहाँ पर हम स्कूल में जिन्वो की बहन जीना को देखते हैं। उसकी फ्रेंड उससे पूछती है, वैसे तुम्हारा भाई एक हंटर है ना? हाँ, वो एक ई रैंक का हंटर है, और जब देखो वो पट्टियां ही बंधवाता रहता है। वैसे तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? कुछ नहीं, ऐसे ही मैं शर्त लगा सकती हूँ कि मैं इससे बेहतर काम कर सकती थी। और इधर कार्टिनेंट टेम्पल में एक हंटर बोलता है, मैं यहाँ मरने वाला नहीं हूँ, बड़ी मुश्किल से मुझे एक कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट मिला है, मैं ये कर सकता हूँ, ये मेरी स्पीड को छू भी नहीं पाएगा। और जैसे ही वो आगे बढ़ता है तो लेजर बीम के अटैक से उसकी पूरी बॉडी इवेपोरेट हो जाती है और उसके सिर्फ पैर बचते हैं। भाई साहब, ये देख के तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए यार। इसका मतलब ये हमें बड़ी आसानी से मार सकता है, तो फिर ये हमें अभी क्यों नहीं मार रहा है? और तभी जिन्वो को वो रूल्स याद आता है। मिस्टर सोन, वो पहला नियम क्या था, मुझे बताइए। पहला नियम था देवता का सम्मान करो। उसमें जिस देवता की बात हो रही है शायद वो देवता यही है। जिन्वो हिम्मत करके खड़ा होता है और जैसे ही लेजर निकलने वाला होता है वो तुरंत नीचे झुक जाता है, और जिन्वो सभी को स्टैचूज के आगे माथा टेकने को बोलता है। जब तक हम स्टैचू के आगे झुके रहेंगे तब तक ये हम पे अटैक नहीं करेगा, शायद इसे ही सम्मान देना कहते हैं। और सभी लोग माथा टेकने लगते हैं और वो स्टैचू उन्हें एक डेविल स्माइल देता है, जैसे वो उनसे खुश हो गया हो। सभी लोग वापस खड़े होते हैं, लेकिन इस बार वो उन पे अटैक नहीं करता। क्या सच में ये सब खत्म हो गया? क्या हम बच गए? नहीं, शायद अभी नहीं। और वो स्टैचू उनके सामने खड़ा हो जाता है और आगे बढ़ने लगता है। हमें जल्दी से कार्डिनेंट टेम्पल का दूसरा नियम पूरा करना होगा, देवता की तारीफ करो। ये सुनकर एक हंटर आगे आता है, शायद मैं जानता हूँ ये कैसे करना है, प्लीज मुझे इसे करने दो। और वो बैठकर कुछ मंत्र पढ़ने लगता है, लेकिन वो स्टैचू उसे कुचल देता है और वो एक लड़की को भी कुचल देता है। सभी लोग डरकर इधर उधर भागने लगते हैं। मैं इतनी जल्दी नहीं मर सकता, घर पर मेरी फैमिली मेरे इंतजार कर रही है। और जैसे ही पार्क एक स्टैचू के आगे रुकता है तो वो उसे बीच से काट देता है। आखिर हम इसकी तारीफ कैसे करें? ये भगवान से ज्यादा तो एक शैतान लग रहा है। जिन्वो नोटिस करता है कि सभी स्टैचूज के हाथ में वेपन्स है, लेकिन कुछ के पास इंस्ट्रूमेंट्स भी है। सुनो, सभी लोग इंस्ट्रूमेंट वाले स्टैचू के सामने खड़े हो जाओ। और जैसे ही वो उसके पास पहुंचते हैं तो इंस्ट्रूमेंट्स बजने लगते हैं। इधर जिन्वो और जूही एक स्टैचू के पास जाते हैं, लेकिन वो कोई म्यूजिक नहीं बजाता। शायद हम दो हैं इसलिए ये बज नहीं रहा। मुझे जल्दी से दूसरे स्टैचू के पास जाना होगा। और वो दूसरे स्टैचू की खोज में दौड़ता है। उस बड़े से स्टैचू के पैर से बचते बचते वो एक सील्ड वाले स्टैचू के सामने पहुंच जाता है, और वो स्टैचू सील्ड से उस पे हमला करता है और उसे बुरी तरह से इंजर्ड कर देता है। जिन्वो किसी तरह से रेंगते रेंगते एक इंस्ट्रूमेंट वाले स्टैचू के पास पहुंचता है और म्यूजिक बजना शुरू हो जाता है, जिसे देखकर वो बड़ा सा स्टैचू वापस अपने थ्रोन पे बैठ जाता है। जूही जिन्वो के पास दौड़कर आती है। जिन्वो, तुम ठीक तो हो ना? वो देखती है कि उसका एक पैर कट चुका है और वो इसे हिल करने की कोशिश करती है, लेकिन खुद को ही इंजर्ड कर लेती है। और बचे हुए हंटर्स मिस्टर सॉन को ब्लेम करने लगते हैं। भूलो मत, हम सब ने यहाँ आने के लिए वोटिंग किया था। नहीं, ये सब मेरी गलती है। एक लीडर होने के नाते मुझे इसका ध्यान रखना चाहिए था। इस सब का जिम्मेदार मैं हूँ। जिन्वो मन में बोलता है, ये समय बहस करने का नहीं है, अभी टेम्पल का तीसरा नियम बाकी है। तभी वो स्टैचू अपने हाथों को उठाकर एक कल्टर को बाहर निकालता है। एक कल्टर, हाँ, पुराने समय में इसे राजा के लिए बलि देने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। और तीसरा नियम भी यही कहता है, अपनी भक्ति को साबित करो। तभी किम अपनी तलवार को मिस्टर सॉन की गर्दन पर लगा देता है। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। हाँ, अब जिम्मेदारी लेने का वक्त आ गया है मिस्टर लीडर। और इसकी बात मानकर मिस्टर सॉन बलि के लिए चले जाते हैं। उनके वहाँ जाते ही एक फ्लेम जलने लगती है, पर वहाँ कुछ और नहीं होता। मिस्टर सॉन जिन्वो से पूछते हैं, क्या उसे और भी कुछ करना होगा? मुझे इस कल्टार को और भी नजदीक से देखना होगा, क्या तुम मुझे उसके पास ले चलोगे? और जैसे ही वो तीनों उसके पास पहुँचते हैं तो 3 और फ्लेम्स जलने लगती है। अगर कोई डंजन 7 दिनों तक खुला रहता है तो उसका बैरियर टूट जाता है और सभी मॉन्स्टर्स ह्यूमन वर्ल्ड में आ जा सकते हैं। हंटर का काम है डंजन में बॉस को हराना और 7
दिन से पहले पोर्टल को हमेशा के लिए बंद करना। इसका मतलब है अगर वो इस मिशन में फेल हो गए तो स्टैचूज ह्यूमन वर्ल्ड में जा सकते हैं। और यहाँ पर हॉस्पिटल में जीना अपनी मॉम के साथ टाइम स्पेंड कर रही है। और इधर डंजन में क्या तुम दोनों यहाँ पर आ सकते हो प्लीज? और उनके आते ही सारी फ्लेम्स जलने लग जाती है और फिर कल्टर के आउटलाइन पर बहुत सारी ब्लू फ्लेम्स जलने लगती है और टेम्पल का गेट फिर से खुल जाता है। क्या हम सभी अब वापस जा सकते हैं? कहीं ये एक ट्रैप हुआ तो? तभी एक ब्लू फ्लेम बुझ जाती है और सभी स्टैचूज आगे बढ़ने लगती है। जिन्वू देखता है कि जिस पर भी उसकी नजर है वो स्टैचूज चलना बंद कर देता है। सुनो सभी लोग, ये बचपन की गेम्स की तरह है। तुम जब तक स्टैचूज को देखते रहोगे तब तक वो नहीं हिलेंगे। सभी लोग ऐसा ही करते हैं और वो स्टैचूज हिलना बंद कर देते हैं। तभी एक लड़की घबराहट में उस गेट से बाहर चली जाती है और एक रेड फ्लेम बुझ जाता है जिससे दरवाजा थोड़ा सा बंद हो जाता है। आखिर ये क्या हो रहा है? जिन्वू इन सबको समझने की कोशिश कर ही रहा है कि वो हंटर जिसने उसे पकड़ा था वो भी गेट से भाग जाता है और गेट फिर से थोड़ा सा बंद हो जाता है। जिन्वू बताता है वो ब्लू फ्लेम्स एक टाइमर की तरह है जो थोड़ी देर बाद बुझ जाती है और रेड फ्लेम्स बुझते हैं जब कोई यहाँ से बाहर जाता है। शायद ये एक टेस्ट है। हो सकता है सारी ब्लू फ्लेम्स बुझने के बाद हम यहाँ से बाहर जा पाए। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि सारी फ्लेम्स बुझने के बाद वो देवता हमें मार दे। मुझे लगा नहीं था कि तुम जैसे वीक हंटर भी हमारे किसी दिन काम आएगा। इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया, लेकिन मेरी फैमिली मेरा इंतजार कर रही है। मुझे माफ करना जिन। ये बोलकर किम वहाँ से बाहर चला जाता है। अब वहाँ सिर्फ मिस्टर सन, जूही और जिन्वू बचे हुए हैं। मिस्टर सन जिन्वू और जूही को बाहर जाने के लिए कहते हैं। जब तक यहाँ कोई एक रहेगा तब तक गेट खुला रहेगा। लेकिन ज्यादा माना यूज करने की वजह से जूही के पैर काम करना बंद कर देते हैं। मिस्टर सन, आप जूही को लेकर यहाँ से चले जाइए। जूही जिन्वू को छोड़कर नहीं जाना चाहती है। जूही, मैं तुम्हें बाहर खाने के लिए नहीं ले जा पाया, लेकिन ये लो, इससे अपने लिए कुछ खाने के लिए खरीद लेना और अगर मैं वापस आ पाया तो बचे हुए पैसे लेने आऊंगा। तभी मिस्टर सन जूही को बेहोश करके वहाँ से ले जाते हैं। तो ठीक है, अब सिर्फ मैं ही मरूंगा। मुझे वो लाइफ इंश्योरेंस का पैकेज ले लेना चाहिए था। और जिन्वू पास में ही पड़ी एक तलवार उठा लेता है। तुम में से कोई ना कोई मेरे साथ जरूर मरेगा, आ जाओ। वो स्टैचूज उसे बेरहमी से मारने लगते हैं। वो उसके हाथ पैर काटते हैं और कल्टर पे पटक देते हैं। वो खून से पूरा लथपथ पड़ा हुआ है। मैं मरना नहीं चाहता, मेरा भी एक परिवार है जो मेरा इंतजार कर रहे हैं। काश मुझे जीने का एक और मौका मिल पाता। और जैसे ही वो स्टैचू अपना फाइनल हमला करने ही वाला होता है कि तभी उसके सामने एक नोटिफिकेशन स्क्रीन ओपन होता है। द सीक्रेट करेज ऑफ द वीक, यू हैव एक्वायर्ड द क्वालिफिकेशंस टू बी अ प्लेयर, विल यू एक्सेप्ट? तुम एक प्लेयर बनने के लिए क्वालिफाई हो गए हो, क्या तुम इसे एक्सेप्ट करते हो? और अगर उसने एक्सेप्ट नहीं किया तो उसका दिल 0.2 सेकंड में काम करना बंद कर देगा। और नीचे येस नो का 2 ऑप्शन होता है। जिन्वू जीने के लिए येस को चूज करता है और जब जिन्वू को होश आता है तो वो खुद को एक हॉस्पिटल में पाता है। उसके हाथ पैर सब कुछ ठीक हो गए थे, यहाँ तक कि उसकी बॉडी के सारे चोट हील हो चुके हैं। उसे लगने लगता है कि ये एक बुरा सपना था। और तभी 2 बंदे वहाँ पे आते हैं। मैं सर्विलेंस टीम का मैनेजर वो जिनचुल हूँ और दूसरे का नाम कांग है। सर्विलेंस टीम को मुझसे क्या काम है? तुम 3 दिनों से यहाँ पे बेहोश पड़े थे। जिन्वू उनसे मिस्टर सॉन और जूही के बारे में पूछता है। वो बताता है कि मिस्टर सॉन के एक हाथ कटने की वजह से उन्हें अब रिटायर होना होगा और जूही अभी तक उस सदमे से बाहर नहीं आ पाई है और शायद वो हंटर का काम अब ना कर सके। तुम्हारी टीम में सिर्फ 6 लोग ही जिंदा बच पाए हैं। माना हंटर्स की जिंदगी खतरों से भरी पड़ी है, लेकिन ऐसी चीजें होना काफी रेयर है। और जब व्हाइट टाइगर गिल्ड वहाँ पहुंची तो उन्हें सिर्फ तुम मिले। पर जैसा कि बाकी हंटर्स ने बताया वहाँ पे कोई स्टैचूज नहीं था और अगर हमें वहाँ डेड बॉडीज नहीं मिलता तो हम इसे झूठ मान सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। जिन्वू, क्या तुमने रीअवेकनिंग एक्सपीरियंस किया था? दरअसल रीअवेकनिंग एक हंटर्स की पावर को A रैंक या फिर S रैंक तक बढ़ा सकती है। वो जिन्वू को एक माना मीटर पर हाथ रखने को बोलते हैं और उसका पावर लेवल 10 आता है। एक E रैंक का हंटर का माना 70 से ऊपर होता है। ये तो एक आम आदमी लगता है। उन्हें समझ नहीं आता कि इतना कमजोर हंटर डबल डंजन से जिंदा कैसे बच गया। मैं कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो गया था यार। लगता है वो इस स्क्रीन को नहीं देख पा रहे थे जिसमें लिखा था यू हैव सम न्यू मैसेजेस। और तभी जीना वहाँ आती है और उसे डांटते हुए कहती है, पता है मैं कितनी घबरा गई थी। हाँ, अगर तुमने अगली बार ऐसा कुछ किया तो मैं पढ़ाई छोड़कर एक जॉब ढूंढ लूंगी ताकि तुम ये हंटर बनना छोड़ दो। हाँ ठीक है, समझ गया, लेकिन क्या तुम इसे देख सकती हो? लेकिन जीना को कुछ नहीं दिख रहा है। अच्छा एक बात बताओ जीना, गेम में अनरेड मैसेजेस को कैसे पढ़ते हैं? लगता है डॉक्टर ने इसका चेकअप ठीक से नहीं किया। और वो बताती है मैसेज बॉक्स को खोलो और उसे पढ़ लो बस। तभी उसके सामने बहुत सारी नोटिफिकेशंस पैनल ओपन हो जाते हैं और जीना वहाँ से चली जाती है। उसमें लिखा होता है ये सिस्टम प्लेयर के डेवलपमेंट के लिए है और सिस्टम के गाइडेंस को ना मानने पर आपको भारी पेनल्टी चुकानी पड़ेगी। जिन्वू को ये सब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। डेली क्वेस्ट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हैज अराइव्ड, हाँ कंफर्म। उसके बाद एक और पैनल खुल जाता है और उससे डेली क्वेस्ट में 100 पुशअप्स, 100 सिटअप्स, 100 स्क्वाट्स और 10 किलोमीटर रन करना है और अगर वो उसमें फेल हो गया तो उसे पेनल्टी देनी होगी। अरे यार मैं तो अभी हॉस्पिटल में ही हूँ, ये सब चीजें कौन ही करेगा, चल जाने दे। और वो नोटिफिकेशन पैनल को इग्नोर कर देता है और इधर कार के अंदर वो चेयरमैन को बताता है, सर जिन्वू की रीअवेकनिंग नहीं हुई है। लेकिन मुझे लगता है कि ये एक स्पेशल केस है और इन्वेस्टिगेशन के लिए इसकी जानकारी डेटा पैक में डाल दो। हाँ ठीक है चेयरमैन को। और दूसरी तरफ हम कोरियन हंटर एसोसिएशन के अंदर
चोई चाहिन को कहता है, तुम्हें अगले बी रैंक रेड में इंस्ट्रक्टर की तरह जाना होगा और न्यू हंटर्स के लिए ये एक ट्रेनिंग सेशन होने वाला है। मुझे नहीं लगता कि मैं उन्हें सिखा भी पाऊंगी। तुम्हें बस लड़ना है, बाकी वो तुम्हें देखकर अपने आप ही सीख जाएंगे। माना कि हम हंटर्स की पावर्स को नहीं बढ़ा सकते, लेकिन हम उनकी फाइटिंग स्किल्स को शार्पन कर सकते हैं ताकि बुरे वक्त के लिए हम तैयार रह सके। और यहाँ पर रोड के बीचों बीच एक डंजन गेट ओपन हो जाता है और रात के 12 बजे जिन्वू हॉस्पिटल में सो रहा होता है, तभी उसे एक नोटिफिकेशन आता है और वो डेली क्वेस्ट में फेल हो चुका है। जमीन के हिलते ही वो जग जाता है और दूसरे डायमेंशन में टेलीपोर्ट हो जाता है जहाँ पर रेत ही रेत है। यार मैं यहाँ कैसे आ गया, मैं तो हॉस्पिटल में था ना। और उसके पीछे एक जाइंट सेंटीपीड खड़ी होती है और पेनल्टी की वजह से उसे 4 घंटों तक यहाँ पे सरवाइव करना होगा। और इधर नर्स देखती है कि जिन्वू अपने कमरे में नहीं है, वो उसे हॉस्पिटल में ढूंढने लगती है। वहीं जिन्वू अपनी जान बचाने के लिए सेंटीपीड से बचते बचते भाग रहा है और उसे ये 2 घंटे तक और करना है। 2 घंटे, मैं तो मर जाऊंगा यार। क्या तुम्हें वो मिला? नहीं, शायद हमें उन्हें कमरे में दोबारा ढूंढना चाहिए। और इधर सेंटीपीड जिन्वू पर हमला करने वाला होता है कि टाइम अप हो जाता है और वो वापस से हॉस्पिटल में टेलीपोर्ट हो जाता है। बाल बाल बच गया यार। और उसे एक रिवॉर्ड मिलता है। मिस्टर सन, क्या आप ठीक हैं? और अगले दिन फोन पे जिन्वू अपनी बहन को बताता है कि कुछ दिनों में वो डिस्चार्ज होने वाला है और अपनी ट्रेनिंग के लिए चला जाता है। दूसरी तरफ जूही को एक डी रैंक डंजन में जाने के लिए ऑफर मिलता है, लेकिन वो मना कर देती है और उसे पता चलता है कि जिन्वू ठीक हो गया है और वो उससे मिलने के लिए हॉस्पिटल जाती है और वहाँ 2 नर्सेस को बात करते देखती है। लगता है वो आज फिर से ट्रेनिंग पर चले गए। माना कि हंटर्स की बॉडी जल्दी ठीक हो जाती है, लेकिन मैंने उन्हें आराम करने को कहा था। उनका कहना है उन्हें जल्दी से फिट होना है। और जूही जिन्वू से बिना मिले ही चली जाती है। और इधर जिन्वू ने अपने डेली क्वेस्ट को पूरा कर लिया है। मुझे होश में आए 4 दिन हो चुका है और अब मुझे धीरे धीरे ये सिस्टम समझ आ रहा है। सबसे पहले ये स्क्रीन मेरी कोई इमेजिनेशन नहीं है। हर दिन डेली क्वेस्ट को कंप्लीट करने के बाद जिन्वू को 3 रिवॉर्ड्स मिलते हैं। पहला फुल रिकवरी, जिससे वो पूरी तरह से हील हो जाता है। दूसरा एबिलिटी पॉइंट्स, जिससे वो अपने स्टैट्स को बढ़ा सकता है, लेकिन उसका पूरा फोकस स्ट्रेंथ बढ़ाने में है और जब भी वो उसे यूज करता है तो उसे इम्प्रूवमेंट्स फील होता है। और तीसरा है रैंडम बॉक्सेस। अभी तक सिर्फ पेन और बैचेस मिलते थे, लेकिन इस बार उसे एक डंजन की चाबी मिलती है जिसका लोकेशन उसे स्क्रीन पे दिखता है। डंजन का नाम सुनते ही उसे उस डंजन का फ्लैशबैक दिखता है और 1 सेकंड के लिए वो घबरा जाता है। फिर जिन्वू अपनी मॉम के पास हॉस्पिटल आ जाता है और फ्लैशबैक में हम 4 साल पहले देखते हैं जिन्वू की मॉम बेहोश पड़ी हुई है। डॉक्टर बताते हैं इसे इटर्नल स्लीप डिजीज कहते हैं। ये हर 10,000 लोगों में से किसी एक पर असर करती है। ऐसा माना जाता है कि ये माना के लगातार करीब रहने से होता है। हमारी मॉडर्न दवाइयाँ इन्हें सिर्फ जिंदा रख सकती है। उसी दिन के बाद से उसने काम करना शुरू कर दिया था और पावर अवेकनिंग के बाद वो एक ई रैंक का हंटर बन जाता है। अब मैं अपनी मॉम का इलाज आराम से करा पाऊंगा जिना, लेकिन डंजन रेड्स में वीक होने के कारण उसे बहुत कुछ झेलना पड़ता था। प्रेजेंट में स्टेशन के पास वो उस की से एक डंजन गेट को ओपन करता है। अंदर जाने के बाद वो गेट क्लोज हो जाता है और वो एक दूसरे डायमेंशन में पहुंच जाता है। अरे नहीं, मैं तो फंस गया यार। मैं तो जरूरत पड़ने पर भागने की सोच रहा था और अब वो सिर्फ टेलीपोर्टेशन स्टोन से ही बाहर जा सकता है या फिर डंजन क्लियर करने के बाद ही। और वो अकेले डंजन में फंस गया है। अब आगे डंजन में क्या होगा ये हमें पार्ट 2 में पता चलेगा। तो गाइस, आपको ये वीडियो कैसे लगी नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा और इस वीडियो का पार्ट 2 जल्दी आने वाला है। तो इस वीडियो का लाइक टारगेट 100 रखते हैं, तो प्लीज यार पूरा सपोर्ट दिखाना। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।